So we were discussing Mossbauer spectroscopy, which is a gamma ray emission and absorption spectroscopy. और क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूक्लियस वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक एटम, यानी कि जैसे वहां पे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस भी आपको पता है मल्टी पार्टिकल सिस्टम है जो कि कूलम बाइंडिंग फोर्सेस से जुड़े हुए हैं. एंड the nucleus has a quantized energy levels which I was discussing last time also कि जो उसका nuclear angular quantum number होता है I, as per that it can have number of energy levels. जैसे कि अगर I half होगा तो 2I plus 1 यानी कि it can have 2 levels. अगर I जो है उसका 3/2 होगा, so 2 into 3/2 plus 1 it can have 4 levels. So न्यूक्लियस भी जो है ये भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है. और ये ध्यान रखिए कि जब कभी एटॉमिक डी एक्साइटेशन होता है, यानी कि एटम एक्साइट होकर के लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, देन यू गेट द एक्स रेज. ठीक है. और अगर न्यूक्लियस एक्साइट होकर के डी एक्साइट होता है तो हमको मिलता है गामा रेज, यानी कि मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी. और एक जनरल आइडिया ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चलते हैं, जबकि जो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपीज है ये कहाँ से चलते हैं बेटा? ये चलते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. नाउ आफ्टर हैविंग दीज जनरल आइडियाज हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस पे जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन के लिए देयर वर द 2 एनर्जी प्रोसेसेस, जिसमें कि रिकॉयल एनर्जी 1 से माइनस हो जा रही थी, तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे हमें कम एनर्जी मिल रही थी. और जो एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई को एनर्जी चाहिए, वो भी बिकॉज ऑफ रिकॉयल एनर्जी थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट करता है टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसको प्लस रिकॉयल एनर्जी चाहिए टू गेट इट एब्जॉर्ब. और इस तरीके से दोनों एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन के बीच में अंतर कितना हो गया? एक रिकॉयल एनर्जी से बैकवर्ड चला गया, एक रिकॉयल एनर्जी से फॉरवर्ड चला गया to have the conservation of momentum. और दो के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? Twice of ER. And we were discussing this डायग्राम, जहां पे आप देख सकते हैं कि एमिशन वाले के लिए ये एक हमें मिलेगा ग्राफ और एक हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए. हमारे लिए काम का यही एनर्जी है एमिटेड और एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जो दोनों का कॉमन जगह पे आ रही है. ओके. विच इज बीइंग गेटिंग ओवरलैप्ड. समझ लीजिए यही एनर्जी जो है वो यूज हो पा रही है. ओके. सो और ये हमने बहुत बड़े स्केल पे दिखाया है. ओके. एंड इफ यू रिमेंबर, हम सारे एनएमआर और आईआर में क्या चाहते हैं? शार्प बैंड्स. हम चाहते हैं हमको शार्प मिले पीक्स, पर मॉसबॉर में हम बहुत ज्यादा शार्प पीक्स नहीं चाहते, बिकॉज वी नीड दिस ओवरलैप ऑफ एनर्जी. ये ध्यान रखिए बेटा, वहां पे आप जो है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस यू कैन गिव एनर्जी. एनएमआर की एनर्जी भी दे सकते हैं कॉइल्स के द्वारा, ऑक्सीलेटिंग एनर्जी के द्वारा. एंड देन आईआर में भी आप इंफ्रारेड लैंप यूज कर सकते हैं, या टर्बियन आरबीएम ऑक्साइड्स यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट में यूवी लैंप यूज कर सकते हैं. बट गामा रेम के लिए आपको पता है कि यू नीड एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस डी एक्साइटेशन. जब न्यूक्लियस एक्साइट होकर के या डी एक्साइट होगा लोअर एनर्जी लेवल पे, तभी गामा रे एमिट या एब्जॉर्ब होगी. ना ये आपको एक ग्राफ मैंने बताया है कि ये अगर आपने जो भी थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड का है कि दिस इज द गॉसियन कर्व. ओके. ये माना जाता है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्स, देखिए अगर ये बिल्कुल शार्प ऐसे ही पीक होती तो क्या होता है? शार्प आपको एक स्पेक्ट्रा मिल जाता ना, लेकिन ये कैसा मिल गया है? एक बम्प जैसा मिल गया है. तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, इसके जो बीच जस्ट हाफ होता है. मैक्सिमम हाइट कितनी है? ये इसका हाफ कितना है?
0.4 का 0.2, तो इसके बीच में जो ये विड्थ है, जो ये चौड़ाई है, ये कहलाती है लाइन विड्थ, नेचुरल लाइन विड्थ ऑफ द गॉसियन कर्व। ठीक है, और ये कर्व क्या बताता है? ये प्रोबेबिलिटी, जिसके बीच में भी आप ये ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट थिंग। ओके, सो और ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम हाइट का जो जस्ट हाफ पोजीशन होती है, वहां पे जो 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, दैट इज द नेचुरल लाइन विड्थ। आप देख रहे हैं, अगर 1 कर रहे हैं तो 1 डेविएशन पे कितना है? 68। 2 डेविएशन कितना है? 95.4। फिर -3 डेविएशन पे कितना है? 99.7। नाउ यू कैन सी कि मैक्सिमम के लिए आपको कहाँ जाना है? -3 डेविएशन तक। ठीक है, अब देखिए, हम कोई भी स्पेक्ट्रा अगर दिखाते हैं तो उसमें क्या होती है? पोजीशन होती है, और एक अभी मैंने आपसे बात करी विड्थ, और एक क्या होती है? इंटेंसिटी। ओके, नाउ हियर वी आर प्लॉटिंग बिटवीन द सपोज वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। सो दिस इज अ जनरल ग्राफ कि हमें इसके बारे में उसकी पोजीशन पता हो। पोजीशन आप समझ रहे हैं, जो हाईएस्ट पीक है उसको आप नीचे एक्स एक्सिस पे ले आइए, दैट पॉइंट विल बी द पोजीशन। पोजीशन किसी बैंड की किस पे डिपेंडेंट होगी? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जिस फ्रीक्वेंसी पे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस चीज पे डिपेंडेंट है एब्जॉर्प्शन? उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इज इट हैज गॉट बॉन्डिंग, ऑक्सीजन स्टेट कैसी है, उसके साथ में अगर वहां पे इफ देयर इज एन सेंट्रल मेटल एटम आयन, देन व्हाट लिगेंड्स आर अटैच्ड टू ओवर इट। ऑन टोटल आप क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट या न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल क्या है। ठीक है, ओके, नाउ जस्ट वेट, ये आई डोंट, ओके, आई हैव अनलॉक्ड द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज द, देखिए, आपको जो आइडियल स्पेक्ट्रा होता है वो आपको कैसा चाहिए? इस तरीके से, देख रहे हैं, शार्प, बिल्कुल ये। लेकिन हमें मिलता कैसा है? रियल स्पेक्ट्रा कैसा होता है? समवट लाइक दिस। और मॉसबर्ग में हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ओके, नाउ यू सी व्हाई। ना पहली बात ये होगी कि ब्रॉडनिंग ऑफ पीक क्यों होती है? कोई पीक का ब्रॉडनिंग हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसा है। ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो होता है जहां पे सिग्नल 4 हो और नॉइज 1 हो। दैट इज द बेस्ट वी कैन अचीव। नाउ इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कैसा है और शेप ऑफ उसको वो कैसा रिकॉर्ड करता है। रिजोल्यूशन यानी कि एक ही मल्टीप्लेट में बहुत सारी पीक्स होंगी ना, तो वो पीक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। ओके, रिजोल्यूशन। एंड शेप ऑफ पीक में हमें क्या चाहिए? ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यानी कि जो अभी हमने पहले आपको दिखाया ना, दिस वन, दिस प्रोबेबिलिटी, दिस ग्राफ, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज के होने की। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको कितना अच्छा, आप सोचिए, जब बहुत पास आप सोचिए अगर इसके बाद में सीधे इसी पॉइंट को ले लूंगी तो क्या होगा? सीधी लाइन आ जाएगी ना। अगर ये हल्का सा ऐसे कर्व करके आ रहा है तो मुझे क्या होगा? आई विल नीड इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस के लिए क्या चेंज आया है मुझे ये जानना पड़ेगा। सो हाउ स्मॉल डेविएशंस वी कैन रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यहाँ इस x में चेंज कितना करें तो y में कितना चेंज आएगा। जितने स्मॉल स्मॉल चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे उतना अच्छा हमको शेप ऑफ पीक मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट स्ट्रेट चले जाना या इसको कर्व में लेना है, तो ये दो चीजें जो है रिजोल्यूशन एंड शेप, ये भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब एक नेचुरल ब्रॉडनिंग है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने सैंपल कैसा लिया है, सैंपल सॉलिड है तो वो कितना, उसका कैसा स्ट्रक्चर है ये, या अगर वो लिक्विड है तो कैसा है, गैशियस है तो कैसा है, आपको पता है। मॉसबॉर के लिए तो आपको सॉलिड सैंपल चाहिए जिसको कि आप इम्प्रेग्नेट कर देते हैं किसी दूसरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। बट इन जनरल अगर ब्रॉडनिंग हो रही है,
इंस्ट्रूमेंट के अलावा तो एक रीजन है कोलिजन ब्रॉडनिंग। अब सोचिए मॉलिक्यूल लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दे आर इन द कांस्टेंट मोशन। इफ दे विल कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर बाय कोलिजन, देन व्हाट विल हैपन कि जो उनकी एक्साइटेड स्टेट में है दे विल लूज सम एनर्जी एंड दे कैन कम बैक। और हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा उतनी ही आपको शार्प लाइंस मिलती है। ओके, सो अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रहेगा तो नीचे जो ग्राउंड स्टेट पे है दैट विल नॉट बी एबल टू रीड कि कहां पर जाना है, कहां से आना है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग। इफ यू रिमेंबर इन एनएमआर देयर आल्सो वी यूज्ड टू से दैट द कि न्यूक्लियाई शुड रिमेन एट द एक्साइटेड स्टेट फॉर मोर टाइम। अब देखिए डॉपलर ब्रॉडनिंग, अभी हमने आपको यहां पे बताया क्योंकि जो एनर्जी एमिट होती है वो लॉस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियाई के बैक मूवमेंट में टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही जो गामा रेडिएशन एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करता है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको मैचअप करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने सोर्स को मूवमेंट देते हैं मिलीमीटर पर सेकेंड्स में। तो अब आप उसको हिला रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी अलग महसूस होगी व्हाट एवर द फ्रीक्वेंसी इज बीइंग एमिटेड बाय द सोर्स। सोर्स जो एनर्जी दे रहा है ऑब्जर्वर को वो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होगी, उसके मूवमेंट पे। ओके, सो अब नाउ मूवमेंट तो आपके अपने हाथ में है, आप कितना तेज या धीमा कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ ब्रॉडनिंग। ओके, सिमिलरली लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेजनबर्ग, जिसमें मैं आपको हमेशा कह रही हूं कि डेल्टा टी इज द टाइम स्पेंट बाय द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहेगा ये भी जो है वो नेचुरल ब्रॉडनिंग को इफेक्ट करता है। ओके, नाउ लेट अस सी, ये देखिए अगर ये एक्साइटेड स्टेट पे ज्यादा देर रहेगा, ओके, तो और ये देखिए अगर ये शॉर्टर लाइफ टाइम है तो यू कैन सी अगर ये इसका डेल्टा टाइम ज्यादा है, टाइम स्पेंट एट एक्साइटेड स्टेट ज्यादा है, वी आर गेटिंग द शार्प पीक। अगर ये शॉर्टन लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट में, वी गेट अ ब्रॉड पीक। ओके, नाउ एक ये बात हमेशा ये नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर कॉमन फॉर ऑल, ये सबके लिए लागू होते हैं, फिर चाहे हम कोई भी स्पेक्ट्रा की बात करें। ओके, नाउ मूविंग फर्दर अहेड, नाउ यू सी अगर हम इफ वी हैव गॉट हम तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ इफ सपोज यू हैव गॉट, हम आपको बताया था 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसके अंदर ट्रांजिशन होता है, और अगर मान लीजिए जो उसने डेल्टा टाइम स्पेंड किया है लेट अस से दैट इज 1.41 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड्स। -8 में आपको पता है ना नैनो सेकेंड से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ यू सी दैट व्हाट विल हैपन, दिस इज द, ये क्या है इसका लाइन विड्थ। ओके, नाउ लाइन विड्थ किस पे कितने के बराबर है, h/2 डेल्टा टी। ओके, नाउ दिस इज द लाइन विड्थ फॉर्मूला। ओके, लाइन विड्थ जो है इस पे डिपेंडेंट है। आप h/2 को h बार भी कह सकते हैं। नाउ यू माइट हैव लाइक दिस ओके, लाइक दिस ऑल्सो। नाउ दिस, इसका मतलब होता है h बार का मतलब h/2 ओके, सो नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। अब आप देखिए 6.634 क्या हो गया, h की वैल्यू 22/7 and 1.41 into 10 to the power -7 seconds delta t. तो वी आर गेटिंग दिस मच इन द जूल्स। आपको पता है ना ये जूल सेकेंड की यूनिट होगी h, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको अगर आप 6.242 इंटू 10 टू द पावर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो दिस कम्स अबाउट 4.68 इंटू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राउंड ऑफ कर दिया, अब देखिए ये आ गया 4.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 इंटू 10 टू द पावर -14 से, इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू हर्ट्ज। ओके, हियर यू गेट द वैल्यू इन द हर्ट्ज। ओके,
तो ये मैं देखिए बुक्स में आपको सीधे यहाँ से यू विल बी डायरेक्टली आंसर दिया होगा कि 10⁶ हर्ट्ज आ जाता है लाइन विड्थ। अब आप सोचिए आप काम कर रहे हैं 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ओके। ये करीब करीब 10 की पावर 18 की एनर्जी है, इट इज 10⁻18 इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। एंड जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ गई है आपकी 10⁻6 हर्ट्ज। सो दिस आई हैव टेकन इन डिटेल, बट आप just to give you an idea that how we are getting line width, okay? अगर इतनी एनर्जी है तो हमको इतनी लाइन विड्थ मिल रही है, ओके। सो ये कन्वर्जन फैक्टर्स कुछ आप याद कर लीजिएगा अपने आप। सो कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यू आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम क्यों ला रहे हैं बेटा? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हैं, ओके। नाउ इफ सपोज ई गामा इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, ये इसकी लाइन विड्थ का सिंबल है, देन लाइन विड्थ इक्वल्स टू h/2π इंटू डेल्टा t, ओके। सो यू कैन से अगर 140 नैनो सेकेंड्स है तो 4.7 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी लाइन विड्थ होती है, ओके। अब देखिए कोलिजन ब्रॉडनिंग पे हम आ गए। ये लाइन विड्थ किस किस चीज से आ रही थी? क्योंकि वो टाइम कम स्पेंड कर रहा था एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में टाइम कम कैसे स्पेंड हो रहा है मैंने आपको बताया। लिक्विड और गैस में लगातार ये मूवमेंट होता रहेगा, इसकी वजह से पार्टिकल्स डिफॉर्म हो जाएंगे। व्हेन पार्टिकल्स गेट डिफॉर्म, एनर्जी जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाती है एंड देयर excited state gets shortened. Now this is one being asked in your GATE exam. GATE exam में कई बार एनर्जी के टर्म में ना पूछ करके आपको फ्रीक्वेंसी टर्म में भी पूछा जाता है। So again you see this is the line width upon 4π square. Now this is the formula by which you can calculate the line width in terms of frequency, okay? अब ये ध्यान देने की बात है कि देखिए सबसे ज्यादा कोलिजन की वजह से ब्रॉडनिंग किस में होगी? लिक्विड्स में। उसके बाद गैसेस में, सॉलिड्स में मूवमेंट नहीं होगा। तो सब अगर कोलिजन ब्रॉडनिंग की वजह से सिग्नल कहीं ब्रॉडन होता है तो ये कहा जाता है कि सैंपल को देखो, सैंपल को क्या आप सॉलिड गैस या सॉलिड किस, लिक्विड गैस या सॉलिड किस फॉर्मेट में ले रहे हैं। अब ये कोलिजन कैसे सिग्नल को इफेक्ट करता है? देखिए जो एमिशन स्पेक्ट्रा है अगर ये कंटिन्यूअस आ रहा है तो देखिए यू आर गेटिंग अ शार्प सिग्नल, ओके। अगर देखिए अगर यहाँ पे कोलिजन ब्रॉडनिंग हो रही है तो देख रहे हैं ये यहाँ पे टूट गया, यू सी। नाउ दिस फेज को क्या कर दिया? रैंडमाइज, यानी कि फेज को जो है ब्रेकअप कर दिया बीच में। नाउ बिकॉज ऑफ दिस यू गेट अ ब्रॉड पीक, ओके। दिस इज हाउ कोलिजन जो है वो लाइन विड्थ को इफेक्ट करता है, ओके। तो ये आपका एनएमआर से लेकर, अब आप सोचिए एनएमआर अगर में आप पढ़ते हैं वहां पे भी आता है कि क्यों लाइन विड्थ आती है। तो अगर सैंपल आपने किस में लिया है? लिक्विड में लिया है, सो यू आर गोइंग टू गेट मोर कोलिजन ब्रॉडनिंग। अब डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या है? अगर लिक्विड और गैसेस हैं, अब देखिए तो ये लगातार मोशन होता रहेगा। अब सोचिए आपको क्या करना है, आप भी तो मूव करा रहे हैं ना अपने सोर्स को। सोर्स भी क्या है? सब्सटेंस है जिसमें से गामा रेज एमिट हो रही है। अगर वो मूव करता रहेगा तो दे विल कीप ऑन इंटरैक्टिंग। और मोशन कैसा होता है पार्टिकल्स का? रैंडम। हमें क्या चाहिए? टू मैक्सिमम एंड टू मिनिमम, बट इनका मोशन रैंडम हो रहा है अंदर पार्टिकल्स का। इसलिए whatever high and low frequencies हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, there will be a little bit deviation from that. Clear? Because of motion that is random and हमको अपना सोर्स मूव करना है मॉसबॉर में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द मिनिमम, बट अवर मॉलिक्यूल, अवर जो हमारा सैंपल है वो मूवमेंट में है, सो इट अफेक्ट्स द ब्रॉडनिंग। तो लिक्विड्स के लिए कोलिजन ब्रॉडनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन गैसेस के लिए डॉपलर ब्रॉडनिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। ज्यादा मूवमेंट हो जाता है ना गैसेस में, और हमको मूवमेंट कैसे देखना है? मिलीमीटर पर सेकेंड्स में, ओके। तो ये ध्यान दीजिए कि ब्रॉडनिंग के जो दो मेजर रीजंस हैं,
एक है आपका कोलिजन, एक है आपका डॉपलर। तो लिक्विड में कौन ज्यादा इफेक्ट करता है? कोलिजन। और गैसेस में कौन ज्यादा इफेक्ट करता है? डॉपलर। और इन दोनों की वजह से क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में कम रह पाता है न्यूक्लियाई, एक्साइटेड स्टेट में कम रहता है, इसलिए हमें क्या मिलती है? ब्रॉडनिंग। नाउ दिस आई वाज टेलिंग यू, नाउ डॉपलर शिफ्ट आपको बताया था कि सोर्स को आप मूव करते हैं एब्जॉर्बर की तरफ को। नाउ यू सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स। नाउ दिस इज हाउ, अगर आपको रिकॉइल एनर्जी पता है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन पता है एवरेज इसके लिए, सो यू कैन कैलकुलेट दिस V अपॉन सी। नाउ ईडी क्या है बेटा? ईडी है आपका ये एनर्जी जो डॉपलर इफेक्ट से, देखिए आप जो हम अपनी स्टडी को कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर हम ई के टर्म्स में कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेडिएशन। अब क्योंकि हम सोर्स को मूव कर रहे हैं, सो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। इन तीन तरीकों से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं मॉसबॉर में। बट अल्टीमेटली एनर्जी यानी कि व्हाटएवर गामा रेडिएशन सोर्स दे रहा है और एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर रहा है, इन दोनों की एनर्जी कितनी है। नाउ यू सी दिस इज द रिलेशन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी क्या है? सोर्स जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी, ओके। ई गामा जो एनर्जी निकली है, व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड। लेकिन ईडी क्या है? जो ऑब्जर्वर को महसूस हो रही। सो अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म दिया हुआ है, सो यू कैन कैलकुलेट दैट। नाउ इफ सपोज दे हैव गिवन यू initial velocity and the Doppler shift, then also you can calculate all these things. ये सब interrelated relations हैं जो कि आपने अपने junior classes में पढ़ा होगा. Now in this is till now they didn't ask in your Kumar University examination, but in GATE exam and in CSIR, especially section B, oftenly they ask to calculate these values. So I have given here different formulas. आपको बता दिया कि आपको एनर्जी के टर्म में, आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में, आपको वेलोसिटी के टर्म में, तीन टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड एवरीवेयर यू हैव सिंपल फॉर्मूला यू हैव टू पुट अप. और आप नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो भी रिकॉइल एनर्जी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज बीइंग सॉर्टेड आउट बाय द मूविंग द सोर्स. और सोर्स मूव करने में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ब्रॉडनिंग हो गई सिग्नल की बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, देन वी हैव टू चेक इट अप. अब कुछ जैसे कि जो कुछ ये, नाउ दिस आई हैव टेकन 1 or 2 एग्जांपल दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स. नाउ इफ सपोज यू देखिए फ्रीक्वेंसी है जो कि इस मोमेंट 10 to the power 18, याद आ रहा है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ हियर इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हर्ट्ज. और जो न्यूक्लियर रिकॉइल हुआ है वो कितना है? 10 to the power 2, इतना रिकॉइल हुआ है. ओके, हमको पता है जब कोई बॉडी मूव करती है और रेडिएशन देती है. अब आप याद करिए एम्बुलेंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एम्बुलेंस दूर से आ रही है, जैसे जैसे पास आएगी आपको ज्यादा साउंड महसूस होगी, ऑल्दो वो तो उतना ही एमिट कर रही है, बट बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी इट इज कमिंग नियरर टू द ऑब्जर्वर, वी गेट द मोर एनर्जी. So that ये जो shift हुआ है that is called Doppler effect. Now this is being calculated by this formula. Now ये जो pink colored highlighted new है, that is the frequency and C is the velocity of the emitted radiation. Okay, and जो black highlighted and not bold नहीं है जो, that is the रिलेटिव वेलोसिटी. देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा कि रिकॉइल सोर्स में भी होगा और रिकॉइल एब्जॉर्बर में भी होगा, दोनों में होगा. ठीक है, तो ये दोनों की तरफ से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर द एब्जॉर्बर और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर द सोर्स, क्योंकि एक पीछे को जाएगा, एक आगे को मूव करेगा, बट डॉपलर शिफ्ट दोनों के लिए लागू होगी. ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट बाय दिस सिंपल. ये देखिए 3.5 इंटू 10 to the power 18 जो है क्या हो गया है इसका. नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज बीइंग लाइक दिस.
एंड 10 टू द पावर 2 क्या है आपका, दिस इज द रिकॉइल, जो वेलोसिटी, जो रिकॉइल वेलोसिटी है, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कितनी हो गई है, 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। ओके, सो सिमिलरली यू सी हेयर ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर, इट्स द सेम, कहीं पे खाली 10 टू द पावर 18 करके लिखा होगा, कहीं पर 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होगा। एंड हेयर यू सी, यहां पे इन्होंने क्या बताया है कि ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी दी हुई है। पहले में क्या था, रिकॉइल, एक तो क्या है, सोर्स रिकॉइल कर रहा है, एक 10 टू द पावर 2 जो दिया था, यहां पे क्या दिया है, आपका एब्जॉर्बर को हम धीरे धीरे हिला रहे हैं, 2.2 इंटू 2.2 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, फॉर रेजोनेंस। नाउ यू सी हेयर, you can also calculate it by this formula, and you see nu into nu upon c, this equals to 25.5 megahertz. I have given you all. now अब देखिए एग्जाम्स में समटाइम्स, या ध्यान दीजिए, कन्वर्जन क्यों ध्यान रखना है, TIFR के एग्जाम में व्हाट दे डिड, दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और उन्होंने ये तीनों आंसर लिखे थे, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड 25.5 एंड देन 25.5 मेगाहर्ट्ज। वहां पे ऑप्शन देना था ABC, तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। सो आपको कन्वर्जन यूनिट्स भी याद रखनी है। I have written here just to make you a point that remember the conversion units also. You see, पिछले वाले में उन्होंने रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पूछ ली थी, यहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर या वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, एनीवन कैन बी आस्क्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ये आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये मॉसबॉर में बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो सोर्स, जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है वो ज्यादा देर तक ना रहे, हमें शार्प सिग्नल नहीं चाहिए, वी वांट अ लिटिल बिट ब्रॉड सिग्नल। याद आ रहा है जब हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे मॉसबॉर के, हम चाहते थे कि 100 नैनो सेकेंड्स तक उसकी डेल्टा टी की वैल्यू हो, so that we can have some overlapping signal for the emitted and the absorbing nuclei. Okay, now still we have to discuss, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको हेजनबर्ग एंड ऑल लाइन विड्थ यू हैव टू डिस्कस, और हर एक में यही फॉर्मूलाज होते हैं। यू सी डेल्टा ई इंटू टी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ये हमने आपको पहले भी बताया, टी को यहां ले आएंगे तो क्या बन जा रही थी, लाइन विड्थ आ रही थी, ये इसके बराबर है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में करना है तो क्या करेंगे, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो सब जगह H से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू। अब देखिए H से डिवाइड किया तो ये H पहले से था, एंड वन मोर H यू हैव एडेड फ्रॉम हेयर। नाउ दीज टू H गेट कटेड फ्रॉम, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपको क्या मिला, 1/2 पाई डेल्टा टी हर्ट्ज। ओके, नाउ इफ, अब ये V कौन सा है, ये V वो ट्रांजिशन एनर्जी है, यहाँ पे क्या थी 10 की पावर 18, जो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी, वो आपने जूल्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कहा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैंने आपको बताया ये आपको मल्टीप्लाई करना है 6.24 से। ओके, सो कितना, इतनी 10 टू द पावर 18 की जो हमको चाहिए होती है ट्रांजिशन एनर्जी, उसमें कितना डेल्टा वी, कितना फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट होता है, ये हमें पता लगता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ओके, नाउ यू सी अगेन, नाउ वन क्वेश्चन दैट अगर आपके पास हाफ लाइफ ये टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी, यू कैन इजीली कैलकुलेट, 10 टू द पावर -34 है, और आपने इससे डिवाइड कर दिया 10 टू द पावर -7 से, तो कितना आ गया, -27। ये आपकी बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। नाउ यू सी वी हैव लाइक दिस। ओके, अब मैंने इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे कर दिया है। आई नो जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो आराम से करेंगे इस चीज को, लिटिल बिट फॉर बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, दैट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये कोबाल्ट रेडियो एक्टिव है, जो कि पहले 57 एक्साइटेड स्टेट में गया, एंड देन 3/2 से इट इज कमिंग बैक टू
1/2 स्टेज, ये 270 दिन एक्टिव लिखा होगा वहां पे, इसको आपको कोई यूज नहीं करना है 270 डेज से। ये काम की चीज है कि 2.3 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ वी नो दैट E इक्वल्स टू एच न्यू, तो आपने क्या किया, इसको न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन एच। E आपको दिया हुआ था और H की वैल्यू आपको पता है, यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है 10⁻⁻34, अदरवाइज 6.634 जो होता है, यू कैन राइट बोथ इन दैट वे। सो इट मीन्स दैट ये जो इतना जूल्स एनर्जी है ये कितने हर्ट्ज के बराबर हो गई, 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए हाफ लाइफ कितना है, 10⁻⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, अब डेल्टा E इंटू, आपको याद आ गया हेजनबर्ग में क्या कहता है, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, ये कितने के बराबर है, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। अब देखिए डेल्टा E कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे आप इसके डेल्टा टी से। ओके, डेल्टा E दिया हुआ है, टी आपको मिला है, मैंने ब्लू से लिखा हुआ है ऊपर, ये आपने इससे डिवाइड कर दिया तो आपको कितना मिल गया, 10⁻⁻27। ओके, फ्रॉम हेजनबर्ग, यानी कि इतनी हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी आप एनर्जी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाल सकते हैं, डेल्टा टी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को अगर इतने सेकेंड्स है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में कितना हो जाएगा, 10⁻6। ये नीचे हो गया ना 1 अपॉन डेल्टा टी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 हर्ट्ज। ओके, अब नाउ दिस इज द शिफ्ट। आप देखिए 10 की पावर 18 पे तो हमारा ट्रांजिशन हो रहा था और शिफ्ट कितनी हो रही है, 10⁻6। इट मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 की पावर -12 हर्ट्ज। ओके, सी एनएमआर में ये कितना आता है, 10⁻8। आईआर में कितना आता है, 10⁻5। न सिर्फ ये वैल्यू इससे ज्यादा है एनएमआर और आईआर में, मॉसबॉर में कितनी आ रही है, 10⁻12। एनएमआर में कितनी आ रही है, 10⁻8। -8 बड़ा होगा ना -12 से, ऐसे ही -5 इससे भी बड़ा होगा। दूसरी बात क्या ध्यान दीजिए, ये कितने पे काम करता है मॉसबॉर, 10 की पावर 18। सो 10⁻18 हर्ट्ज में कितना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी है, 10⁻12। ओके, लेकिन एनएमआर वगैरह तो नहीं करेंगे 10 की पावर 18 में, ये कितने में काम करेंगे, 10 की पावर 12 या 10 पे। तो 10, अब यू देखिए, सो आपको हमेशा अनसर्टेनिटी का आइडिया आएगा कि ये नीचे वाला डेल्टा वी बताता है कि उस ट्रांजिशन को लेने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, एनएमआर हो आईआर हो। ओके, और डेल्टा वी क्या बताता है, कितनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्यों हो रही है, कोलिजन ब्रॉडनिंग हो जाए, या फिर जो है आपने देखा था कि हमने और 2-3 तरीकों से देखा, और उन सब की वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड लेवल में कम देर रह रहा है। एक्साइटेड लेवल में कम देर रहेगा यानी कि डेल्टा टी कम हो जाएगा, डेल्टा टी कम हो जाएगा तो जल्दी नीचे आ जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा तो सिग्नल ब्रॉड हो जाएगा। ओके, दैट इज वाई हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ज्यादा कंसिडर करते हैं एनएमआर और आईआर में, क्योंकि वहां पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जो है ये वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -8 और -5, और यहाँ कितनी है, 10 की पावर -12। ओके, ठीक, जैसे वैसे ये सोचिए, अगर आप कहेंगे कि आपने सागर में से 1 लोटा पानी निकाला है या बकेट में से निकाला है, तो यू विल बी एबल टू स्टडी ना डिफरेंसेस लाइक दैट। सो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी को हम कम कंसिडर करते हैं मॉसबॉर में। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है वो जल्दी नीचे आ जाए। नाउ एक रिकैप लेंगे, तो रिकैप में देखिए, अगर दिस इज द फॉर्मूला भी हमने बार बार मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट में अनलिमिटेड टाइम रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल होगा तभी रहेगा 3/2 स्टेज में, तो यानी कि डेल्टा ई 0 हो गई। ओके, एंड अगर मान लीजिए 10⁻8 हो गई तो आप कहेंगे दैट इसका मतलब 10⁻26 जूल्स अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, और अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें फ्रीक्वेंसी में, देन 10⁸ हर्ट्ज। ओके, और दिस इज हाउ
आई होप नाउ द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन योर माइंड कि हमें कोई भी स्पेक्ट्रा मिलेगा तो पोजीशन, लाइन, इंटेंसिटी, विड्थ होगी। विड्थ कम से कम चाहिए होती है शार्प सिग्नल्स के लिए, लेकिन कोलिजन ब्रॉडनिंग की वजह से और जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल वर्कआउट करने लग जाता है एंड वी गेट द ब्रॉड सिग्नल्स। ओके, एंड टू मॉसबॉर में हमको हेजनबर्ग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इनफैक्ट कुछ हद तक ब्लेसिंग है, बिकॉज वी वांट द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन सिग्नल्स टू मर्ज, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द न्यूक्लियाई गेट बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? जो न्यूक्लियस ने एमिट करी है। सो यू सी दैट जब रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 14 और 16 है यूवी में, एट दैट टाइम 10 to the power 8 लाइन विड्थ इज वेरी स्मॉल, और यहां तो और ज्यादा है। इसलिए मॉसबॉर में कोलिजन एंड डॉपलर ब्रॉडनिंग इंपॉर्टेंट होती है, एंड इन दैट टू डॉपलर ब्रॉडनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सैंपल हमारे सॉलिड होते हैं। ठीक, और ये दोनों में से इसका मतलब हमें ज्यादा कंसर्न रहना पड़ता है डॉपलर ब्रॉडनिंग के लिए। ओके, जबकि एनएमआर और आईआर में हेजनबर्ग करते हैं तो वी कंसिडर बोथ, कोलिजन भी और डॉपलर भी। कुछ हद तक वहां डॉपलर कम होता है, वहां पे कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव होता है ब्रॉडनिंग सिग्नल के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द आइसोमर शिफ्ट। ओके ओके, नाउ आई थिंक नाउ टाइम इसमें ये जल्दी से बंद हो जाएगा। सो okay, now we will meet tomorrow, because I think just after 10-15 minutes you have got class of Manisha ma'am. Wait.